अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द स्पेशल डेटा मॉडलिंग क्लास। आज का क्लास लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, जिसके अंदर हम स्पेशल डेटा मॉडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। स्पेशल डेटा मॉडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया। स्पेशल डेटा मॉडलिंग के उन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में आज हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल डेटा मॉडलिंग के हवाले से जो डेटा मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्पेशल डेटा मॉडल के अंदर रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा यूज़ किया जाता है। वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट, लाइन, एरिया और वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनको हम डिस्कस कर रहे थे और उनका तरीकाकार कि किस तरह से ये ऑब्जेक्ट्स स्पेशल डेटा के अंदर जो है वो स्टोर किए जाते हैं, इनको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। स्टोर करने के बाद इन डेटा फीचर्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इनको मैनिपुलेट किस तरह से किया जाता है, एनालाइज किस तरह से किया जाता है, और ये पूरे मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ऑब्जेक्ट्स वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर यूज होते हैं, पॉइंट, लाइन, एरिया और वॉल्यूम, ये चार तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं और हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर ये डिफरेंट फीचर्स इन चार ऑब्जेक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है या तो पॉइंट्स की सूरत में होगी, लाइन की सूरत में, एरिया की सूरत में या वॉल्यूम की सूरत में होगी। पॉइंट जो है वो जीरो डायमेंशन होती है इसकी, और ये सिर्फ लोकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्स वाई एब्सोल्यूट लोकेशन के लिए पॉइंट फीचर्स जो है इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी वेल्स की लोकेशन है, पिट्स की लोकेशन है, ट्रीज की लोकेशन है, इलेक्ट्रिक पोल्स की लोकेशन है, मोबाइल टावर्स की लोकेशंस हैं, आपके कस्टमर्स की लोकेशंस हैं, क्लाइंट्स की लोकेशंस हैं, बैंक्स की लोकेशन हैं, एटीएम मशीन्स की लोकेशन है, सिमिलरली स्कूल्स की लोकेशन है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट्स के ज़रिए उसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है। लाइन की वन डायमेंशन होती है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लाइन कहते हैं। जब ये लाइन दो से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा या जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो पॉली लाइन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि पॉइंट जो है वो जीरो डायमेंशन का एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। लाइन या आर्क जो है इसको एज भी कहते हैं, जीआईएस की टर्मिनोलॉजी में आर्क भी कहा जाता है, एज भी कहा जाता है। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो एक शॉर्टेस्ट पाथ है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये लाइन कहलाता है। पॉली लाइन, दो से ज्यादा जब पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, वो पॉली लाइन कहलाएगा। जीआईएस टर्मिनोलॉजी में इसे हम चेन भी कहते हैं। पॉलीगॉन जो है, जब यही पॉली लाइन अपने इनिशियल पॉइंट से इस दोबारा आके मिल जाएगी, इनक्लोज्ड शेप जो है वो जब बनाएगी तो इसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन जो है ये एरिया फीचर के लिए यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल, जोन्स के लिए, किसी इलाके का जोन आपने, एक एरिया को आपने जोन्स के अंदर डिवाइड करना है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, फर्दर बाउंड्रीज आपने ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हम पॉलीगॉन की सूरत में उस फीचर को स्टोर करते हैं। एरिया जो है वो टू डायमेंशनल है। एरिया लोकेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसकी लेंथ को, एरिया को और उसकी शेप की इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करता है। मिसाल के तौर पे वाटर बॉडीज जो है उसको एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैंड पार्सल्स को एरिया से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरेस्ट को एरिया से किया जाता है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो हैं वो एरिया फीचर के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कोई भी ऐसा फीचर जो किसी एक एरिया के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो है वो किसी एक एरिया के ऊपर फैला हुआ है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो एरियल फीचर्स के थ्रू की जाती है और उनको अपने डेटाबेस के अंदर या स्पेशल डेटाबेस के अंदर हम पॉलीगॉन्स की सूरत में स्टोर करते हैं।
जो फोर्थ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है वेक्टर डेटा मॉडल के अंदर, वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम के अंदर हम 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल वो जमीन से अबव भी हो सकता है और बिलो द ग्राउंड भी हो सकता है। लाइक बिल्डिंग्स की लोकेशन हो सकती है, जिस तरह से आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि बिल्डिंग की लोकेशन जो है वो जमीन से अबव है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जमीन से नीचे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई माइन फील्ड है, अंडरग्राउंड वाटर है, इसके साथ साथ मिनरल्स की लोकेशन है, मिनरल्स का फील्ड है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वॉल्यूम के जरिए की जाती है। और वॉल्यूम के लिए हम 3D GIS का इस्तेमाल करते हैं। 3D मॉडलिंग के लिए हमें डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं। वो GIS बेस्ड भी हो सकते हैं, कैड बेस्ड भी हो सकते हैं, ऑटो कैड हो सकता है, स्केचअप हो सकता है, सिटी इंजन हो सकता है, एसडी की एक प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जिसमें हम वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम टाइम कहते हैं। जो टेम्पोरल चीज है, जो टेम्पोरल चेंज है या टेम्पोरल एस्पेक्ट है हमारे डेटा के अंदर, उस टेम्पोरल एस्पेक्ट को भी हम इसके अंदर शामिल करते हैं। लेकिन टेम्पोरल एस्पेक्ट जो है वो किसी फीचर के जरिए डिस्प्ले नहीं होता। इन्हीं फीचर्स को डिफरेंट तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे कि जो टेम्पोरल एस्पेक्ट है हमारे डेटा के अंदर, उस टेम्पोरल एस्पेक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको अपने डेटाबेस में कैसे हम स्टोर करते हैं। अनलाइक दी वेक्टर डेटा मॉडल, रास्टर में भी इन्हीं 4 ऑब्जेक्ट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है या इसकी जो स्टोरेज है वो डिफरेंट तरीके से होती है। वेक्टर डेटा के ऊपर हमने बात की कि पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन्स को किस तरह से स्टोर करते हैं। रास्टर डेटा के अंदर ये ग्रिड सेल्स के अंदर होता है। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो ग्राफिक आउटपुट है वो वेक्टर डेटा मॉडल की बेहतरीन होती है। रास्टर डेटा की जो ग्राफिक आउटपुट है वो इतनी अच्छी नहीं होती, बट वंस अगेन हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं वेक्टर डेटा के, कुछ एडवांटेजेस हमारे पास रास्टर डेटा के हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं दोनों के, वेक्टर और रास्टर के। लेकिन हमें दोनों डेटा सेट्स को साथ ही साथ इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल की अगर जरूरत है तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो रास्टर डेटा के अंदर होता है। उसके ऊपर अगर हमें सिटीज की लोकेशन की जरूरत है तो उसके लिए हमें वेक्टर डेटा रिक्वायर्ड है। अगर हमें बेस मैप के लिए सैटेलाइट इमेज चाहिए तो वो वंस अगेन एक रास्टर डेटा है, उसकी एलिवेशन जो है वो भी रास्टर डेटा के अंदर होती है। और उसके ऊपर अगर हमें रोड नेटवर्क चाहिए और रोड नेटवर्क का हमें अगर उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस करनी है तो वो रास्टर डेटा के अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें वेक्टर डेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। रास्टर डेटा के अंदर हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने रिलायबल नहीं होंगे जितने के वेक्टर डेटा के ऊपर। तो ये हमें बीइंग अ जीआईएस एनालिस्ट या जीआईएस एक्सपर्ट हमें इस चीज को खुद से डिसाइड करना है कि कौन सा डेटा हमारे लिए बेहतर है और हमें उस डेटा के ऊपर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन इसके लिए हमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग और डेटा के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो उसके फंक्शंस क्या क्या है, वो किस तरह से काम करता है और कौन सा डेटा किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन है रास्टर डेटा के अंदर, वो सीक्वेंस ऑफ नेबरिंग सेल्स की सूरत में है। यानी वेक्टर डेटा के अंदर तो ये सिंपल नोड्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रास्टर डेटा के अंदर जो ग्रिड सेल्स का एक सीक्वेंस है वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक पूरा ग्रिड सेल जो है वो एक फीचर को कवर कर रहा है। जिस तरह से आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि लाइन फीचर जो है वो पूरे का पूरा एक ग्रिड सेल जो है उसको कवर कर रहा है। सिमिलरली एरिया फीचर जो है वो भी कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस सेल्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और ये एरिया फीचर जो है ये रास्टर डेटा के अंदर एक पूरा पिक्सल सीरीज ऑफ कंटिन्यूस सेल्स को कवर कर रहा होता है।
फोर्थ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम सरफेस मॉडल हो सकता है जिसके अंदर सेल्स के अंदर जी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जी वैल्यू की इंफॉर्मेशन मौजूद है, हाइट या डेप्थ। ठीक है, वो पॉजिटिव वैल्यू अगर होगी तो वो हाइट होगी, अगर वो जी नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है कि वो डेप्थ है। फॉर एग्जांपल वैलीज की जो इंफॉर्मेशन है रास्टर डेटा में वो माइनस के अंदर होगी, नेगेटिव जी वैल्यूज होंगी। अगर वो हाइट है, माउंटेन्स हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव जी वैल्यूज है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो पॉजिटिव जी वैल्यूज जो है वो हाइट को शो कर रही होती हैं। जिस तरह से आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ये रास्टर डेटा है, लेकिन ये रास्टर डेटा जो है ये एलिवेशन को शो कर रहा है। ये डिजिटल एलिवेशन मॉडल है। इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल में बेसिकली ये एक रास्टर डेटा है, लेकिन इस रास्टर डेटा के हर ग्रिड सेल के अंदर उसकी हाइट की इंफॉर्मेशन और डेप्थ की इंफॉर्मेशन मौजूद है। जब इसको जीआईएस सॉफ्टवेयर से आप प्रोसेस करते हैं तो जीआईएस सॉफ्टवेयर उस जी वैल्यू की इंफॉर्मेशन को हाइट और डेप्थ के अंदर डिस्प्ले कर देता है और आपको 3D के अंदर जो है ये इमेज नजर आता है। रास्टर और वेक्टर स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप अपने फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो आपको कुछ इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है ये रास्टर में नजर आ रही है, और राइट साइड के ऊपर उसी फील्ड की रिप्रेजेंटेशन आपको वेक्टर के अंदर नजर आ रही है। रास्टर डेटा के अंदर ये ग्रिड सेल्स में मौजूद है एलिवेशन की इंफॉर्मेशन। जो हमारा डिजिटल एलिवेशन मॉडल है रास्टर डेटा में, या डिजिटल टेरेन मॉडल भी हो सकता है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल हो सकता है, एसआरटीएम का डेटा हो सकता है। ठीक है, ये सारे डेटा सेट्स जो है ये रास्टर फॉर्मेट के अंदर होते हैं। लेकिन वेक्टर फॉर्मेट के अंदर जो टेरेन की रिप्रेजेंटेशन है वो टिन के जरिए होती है, यानी ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क, टिन के जरिए। टिन जो है वो डीईएम से या डेम डेटा से भी क्रिएट किया जा सकता है, या सर्वे डेटा से ये टिन क्रिएट किया जाता है, या इसके लिए ड्रोन इमेजरी के जरिए भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। शटल रेडार टोपोग्राफी मिशन एसआरटीएम के डेटा से भी टिन जो है इसको क्रिएट किया जा सकता है, या सर्वे डिपार्टमेंट के जो सर्वे किए हुए पॉइंट्स होते हैं, स्पॉट हाइट्स, उनकी मदद से भी हम टिन डेटा जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। वंस अगेन इन दोनों की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। वेक्टर डेटा के और रास्टर डेटा के दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रास्टर डेटा है वो हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो तो दिखा रहा होता है, बट उसके ऊपर अगर हम कोई एनालिसिस करना चाहें जो वेक्टर डेटा बेस्ड है तो वो फिर उसके ऊपर पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली रास्टर के जो फंक्शंस हैं, रास्टर डेटा के फंक्शंस वो हम अपने टिन डेटा के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज डेटा मॉडलिंग। जो डेटा मॉडलिंग की टर्म है, डेटा मॉडलिंग की टर्म बेसिकली कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर इस्तेमाल होती है, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, डेटा बेस के अंदर इस्तेमाल होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डेटा मॉडलिंग की टर्मिनोलॉजी जो है ये इस्तेमाल होती है। जो डेटा मॉडलिंग जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे डेटा बेस के अंदर डेटा स्टोर किया जा सके। ये एक ऐसा लॉजिकल मॉडल होता है, एक ऐसा लॉजिकल मॉडल क्रिएट करना होता है कि जिसके जरिए हम अपना डेटा एक सीक्वेंस के अंदर और एक खास तरतीब के अंदर डेटाबेस में स्टोर कर सकें। बेसिकली ये डेटा मॉडलिंग जो है ये एक कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट की, और उनके दरमियान जो डिफरेंट रूल्स हैं एसोसिएशंस के, यानी एक डेटा ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे डेटा ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से लिंक्ड है, उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है, और उनके दरमियान में आपने उन रिलेशनशिप्स के दरमियान में आप कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं। वो रूल्स जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद होते हैं कि जिसकी मदद से हम उस डेटा को किसी भी जगह पे रिट्रीव कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसकी मदद से हम कुछ एड हॉक डेटाबेसेस बना सकते हैं, टेम्परेरी डेटाबेसेस हम बना सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये डेटा मॉडलिंग जो है ये हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, बिजनेस रूल्स के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए ये डेटा मॉडलिंग जो है ये हमें हेल्प करता है। जो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स हैं जीआईएस में और अदर देन जीआईएस, पहले इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो डेटा मॉडल है वो क्या चीज़ है। बाद में उस डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को जीआईएस के अंदर जब हम अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली एक ही तरह से ये काम करता है, स्पेशल डेटा मॉडलिंग और स्पेशल डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। उस डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट को आप जीआईएस के अंदर अपने स्पेशल डेटा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स हैं या जो टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं इन डेटा मॉडलिंग, उसमें सबसे पहला मॉडल है कॉन्सेप्चुअल मॉडल, देन लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल जो है ये बेसिकली एक ऐसा मॉडल है जो किसी सॉफ्टवेयर का मोहताज नहीं है, यानी आप इसको किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी टूल के अंदर, किसी कंप्यूटर टूल के अंदर आप इसको नहीं बनाते, बल्कि ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, आपका एक माइंड मैप है। किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आप कोई प्रोसेस के लिए आप कोई चीज़ मॉडल करते हैं, प्रोसेस को करने के लिए आपने एक लाहे अमल बनाया है, एक प्लान बनाया है, तो उस प्लान को अगर आप पेपर पेंसिल के ज़रिए उसको चॉक आउट करें, उसको आप किसी कॉन्सेप्चुअल मॉडल के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बनाएं, या उसको आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के ज़रिए आप उसको रिप्रेजेंट करें, चार्ट्स के ज़रिए बनाएं, तो आपका जो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है किसी भी प्रोसेस को लेके, वो आपका कॉन्सेप्चुअल मॉडल कहलाएगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं कि अगर स्पेशल डेटा मॉडल के अंदर हम एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशल डेटा मॉडल बनाना चाह रहे हैं और हम जीआईएस के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ उस प्रोसेस को करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए, हमें उन्हें पहले सॉर्ट आउट करना है। हमें डेटा के सोर्सेज को पहले आइडेंटिफाई करना है कि डेटा हमारे पास कौन सा होगा, डेटा की टाइप्स क्या होंगी, डेटा का फॉर्मेट्स क्या होगा, कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को रखा जाएगा, कौन सी जगह से डेटा को डाउनलोड किया जाएगा, किस फॉर्मेट में डाउनलोड किया जाएगा। उसके बाद उस डेटा के ऊपर कौन सा प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, कौन सा एनालिसिस लगाएंगे, उसके ऊपर हमें डेटा की ज्योमेट्रिकल जो है फिल्टरिंग करनी है, डेटा के ऊपर फर्दर कुछ क्वेरीज हमें अप्लाई करनी है, कौन कौन सी होगी। इसके लिए हमें पहले इस पूरे प्रोसेस को चॉक आउट करना है, और चॉक आउट करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है फ्रॉम, या पूरा प्लान जो है हमारा फ्रॉम ए टू जी, ये पूरा प्लान किस तरह से काम करेगा। आप इसको मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल को, कि आपके काम करने की जो मेथोडोलॉजी है वो क्या होगी, आप किस तरीके से काम शुरू करेंगे, दरमियान में आप क्या करेंगे, एंड पे क्या करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को आप जब एक पेपर के ऊपर सॉर्ट आउट करते हैं, पेपर के ऊपर आप लिखते हैं, उसकी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, तो वो जो आपका मॉडल बनता है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, इसका लॉजिकल मॉडल या फिजिकल मॉडल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन लॉजिकल मॉडल जो है वो इसी कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बुनियाद के ऊपर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट मॉडल इज द लॉजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है हमारे विद इन आवर डेटा सेट के दरमियान जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन डिफरेंट एलिमेंट्स का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए हम एक लॉजिकल डेटा मॉडल जो है उसको क्रिएट करते हैं। लॉजिकल डेटा मॉडल जो है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल से फर्दर कुछ चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऐड करता है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है। जो इसका एडवांटेज है
लॉजिकल डेटा मॉडल को इस्तेमाल करने का, लॉजिकल डेटा मॉडल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल को एक लॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर इसको एम्बेड करता है और उसके बाद इसकी बुनियाद पे हम एक फिजिकल डेटा मॉडल जो है उसको बनाते हैं। लॉजिकल डेटा मॉडल को बनाने के लिए हमें एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो कि लॉजिकल डेटा मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लॉजिकल डेटा मॉडल को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर है एरवन मॉडलर के जरिए आप कर सकते हैं, या आपको ऑनलाइन कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएंगे कि जिसके जरिए आप एंटिटी रिलेशनशिप या डायग्राम बना सकते हैं, या लॉजिकल मॉडल जो है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जब हम अपना डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक लॉजिकल मॉडल जो है उसकी जरूरत पड़ती है। जियो डेटा बेसिस के अंदर हमें लॉजिकल डेटा मॉडल बनाने की जरूरत पड़ती है। थर्ड टाइप ऑफ डेटा मॉडल इज द फिजिकल डेटा मॉडल। जो फिजिकल डेटा मॉडल है वो इस लॉजिकल डेटा मॉडल की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि डेटाबेस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन है हमारे लॉजिकल डेटा मॉडल की। फिजिकल डेटा मॉडल जो है ये डेटाबेस के अंदर उसका स्कीमा जनरेट करने में जो है वो हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा जो फिजिकल डेटा मॉडल है वो हमारे डेटाबेस स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अंदर हम फिजिकल डेटा मॉडल के अंदर हम डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स जो है उनको स्टोर कर सकते हैं, इंडेक्सेस बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रूल्स डिफाइन कर सकते हैं, कुछ डेटाबेस कॉलम कीज जो हैं उनको हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कुछ रिलेशनल डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो हमारे फिजिकल डेटा मॉडल के अंदर मौजूद होते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप इन तीनों डेटा मॉडल्स को देख सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल जो है इसका जो डिज़ाइन है वो क्या है। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा मॉडल है जो कि किसी कंपनी का एक बिजनेस का डेटा है। फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल के अंदर हम सिर्फ कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, जिस तरह से हमारा टाइम है, प्रोडक्ट है, सेल्स हैं, स्टोर्स हैं, बट इसके अंदर हम कोई चीज़ें डिफाइन नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये कंसेप्चुअल चीज़ है, और उसके अंदर हमने अपने एक पूरे प्रोसेस को जस्ट पहले डिज़ाइन किया। एक इंडिविजुअल भी ये काम कर सकता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो भी ये काम कर सकते हैं, आपकी बिजनेस टीम जो है ये कर सकती है, जीआईएस के एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिज़ाइन जो क्रिएट करती है वो भी एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल हो सकता है। लेकिन उसको कॉन्सेप्चुअल मॉडल को लॉजिकल मॉडल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें उस सॉफ्टवेयर की जो रूल्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल हम जो टाइम की इंफॉर्मेशन है उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। लाइक लॉजिकल डेटा मॉडल डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखें तो टाइम की इंफॉर्मेशन में डेट है, डेट डिस्क्रिप्शन है, मंथ है, मंथ डिस्क्रिप्शन है, ईयर है, वीक है, वीक डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा डे का जो टाइम है उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसकी कैटेगरी है, उसकी प्राइस है, डेट ऑफ क्रिएशन है, इस तरह और रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। अब ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, जिस तरह से टाइम है, प्रोडक्ट है, सेल्स है और स्टोर है। ये इस पूरी डायग्राम के अंदर हमें ये चार एंटिटीज नजर आ रही हैं। इन एंटिटीज के दरमियान में एक लॉजिकल रिलेशनशिप जो है उसको क्रिएट करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारा डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल उसी सूरत में काम करेगा कि जब हम इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। कोई भी एंटिटी जो है वो दूसरी के साथ
दूसरी से आइसोलेट नहीं हो सकती, दूसरी एंटिटी से आइसोलेट नहीं हो सकती। एक लॉजिकल मॉडल के अंदर तमाम एंटिटीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मिसाल के तौर पे ये हमारा स्टोर है, स्टोर की आइडेंटिटी है, आईडी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, रीजन नेम है, उसका क्रिएशन है। इस स्टोर के अंदर जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स का डेटा जो है वो हमारे स्टोर के साथ कनेक्टेड है। जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो सेल्स के साथ कनेक्टेड है, टाइम की इंफॉर्मेशन सेल्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारी एंटिटीज एक दूसरे के साथ एक लॉजिकल रिलेशनशिप बनाती हैं। वो लॉजिकल रिलेशनशिप हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे डेटा बेस के अंदर स्टोर करने के में हेल्पफुल होता है। लिहाजा हम जब भी कभी इस डेटा को रिट्रीव करना चाहें, हमें किसी डेटा की ज़रूरत है, किसी इंफॉर्मेशन, हमें अपने डेटाबेस में से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को एक सिंपल क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो डेटाबेस है वो मिलियंस ऑफ एंट्रीज के साथ मौजूद है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ की तादाद मिलियंस हैं। तो वो मिलियंस की तादाद में जो हमारे पास एक बड़ा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में किसी एक खास इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना वो सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल होगा कि जब हमारे पास एक लॉजिकल डेटा मॉडल जो है वो बना हुआ होगा। इस लॉजिकल डेटा मॉडल को फिजिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें फिर फिजिकल डेटा मॉडल को डिजाइन करने की जरूरत है। फिजिकल डेटा मॉडल जो है वो बेसिकली लॉजिकल डेटा मॉडल के ऊपर ही बेस करता है, लेकिन फिजिकल डेटा मॉडल के लिए उसकी लॉजिकल डेटा की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी एक खास टूल के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए हमें करना पड़ती है। उसके लिए ओरेकल डेटाबेस यूज हो सकता है, उसके लिए जियो डेटाबेसेस इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके लिए DB2 इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके लिए इन्फोमिक्स इस्तेमाल हो सकता है। डिफरेंट टूल्स और प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है फिजिकल डेटा मॉडल को डिजाइन करने के लिए। वो GIS बेस्ड भी हो सकते हैं, वो नॉन GIS बेस्ड भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं कि आप कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। बिकॉज जब आप एंटरप्राइज लेवल के ऊपर काम करते हैं तो एंटरप्राइज लेवल के ऊपर काम करने के लिए आपको जो एक बड़ा डेटाबेस है उसको किसी एक खास डेटा सेट के अंदर, एक खास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है उसको स्टोर करना पड़ता है। GIS के हवाले से अगर हम बात करें तो GIS में जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है वो एजरी की प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से ArcGIS डेस्कटॉप है, ArcGIS एंटरप्राइज है, ArcGIS वेब है, ArcGIS प्रो है, और इसके साथ साथ एजरी की और बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। बट हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं ये पायरेटेड चूंकि इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें कुछ फीचर्स जो हैं वो वहाँ पे नज़र नहीं आते। लेकिन जब GIS प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं तो GIS प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज के अंदर करना होता है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके पास चूंकि उनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है सॉफ्टवेयर की, तो उसमें उनके पास उन टूल्स और प्रोडक्ट्स के कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि उनको मिलते हैं। वो फीचर्स हमें क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल नहीं होते, या जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उनके अंदर वो फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। In the end, we will talk about the advantages of data model and the disadvantages of data model, कि इस डेटा मॉडलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्यों ज़रूरी है डेटा मॉडल बनाना। तो डेटा मॉडल जो है किसी भी फिजिकल डेटाबेस को बनाने के लिए डेटा मॉडल को बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब प्रोफेशनल अंदाज के अंदर आप काम करेंगे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट्स के अंदर स्टोर नहीं किया जाता, और ना ही वो CSV फाइल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, बल्कि वहाँ पे बिग डेटाबेसेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का जो डेटा होता है वो उसमें वैल्यूज की एंट्रीज होती हैं वो मिलियंस में होती हैं, उसमें थाउजेंड्स या चंद एक 100,000 की वैल्यूज नहीं होती जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर के अंदर हो सकती हैं। हमारे पर्सनल कंप्यूटर में चूंकि डिस्क स्पेस कम होती है तो हम एक लिमिटेड डेटा सेट जो है उसको अपने पास स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटाबेस है
उसका साइज भी बड़ा होता है, उसकी डिस्क स्टोर या स्टोरेज स्पेस जो है वो भी बड़ी होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, नादरा, नादरा के पास पॉपुलेशन का की इंफॉर्मेशन है, आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन है, इसके साथ साथ कुछ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है वो भी उनके पास मौजूद है। मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा उनके डेटाबेसेस के अंदर स्टोर है। तो उस डेटाबेस के अंदर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना ये एक अच्छा खासा हेक्टिक और कम्बरसम काम है। लेकिन डेटा मॉडल का एडवांटेज ये है कि जब भी आपको किसी एक डेटा की ज़रूरत पड़ती है, मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन में से किसी एक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लॉजिकल डेटा मॉडल जो है, जो उसके पीछे काम कर रहा होता है, उस फिजिकल डेटा बेस के पीछे, वो उसकी बुनियाद के ऊपर आपको वो इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने रख देता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस इस तरह से है कि फिजिकल डेटा मॉडल के अंदर जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए पहले आपको उसका लॉजिकल रिलेशनशिप जो है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, लॉजिकल रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ अगर उसके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी बहुत अगर चेंज करना पड़े तो उसके लिए जो है वो आपको एंटायर डेटा सेट के अंदर जो है मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो डेटा की मैनिपुलेशन है, डेटा की एडिटिंग है, वो एक काफ़ी लेबरसम काम है, कम्बरसम काम है, हेक्टिक काम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेटा मॉडलिंग। इसी लेक्चर को हम एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे और डेटा मॉडलिंग के इस कॉन्सेप्ट को जीआईएस की फील्ड के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे कि ये डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट जो है ये पर्टिकुलरली जीआईएस की फील्ड के अंदर किस तरह से यूज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा मॉडलिंग। थैंक यू वेरी मच।